हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडीज़। मेरा नाम है संत प्रकाश और मैं आपको संस्कार टेक्निकल में फ़िज़िक्स में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं। आई होप अगेन आपको क्विज़ में मज़ा आया होगा। देखिए, हर क्वेश्चन की अपनी कहानी होती है। कुछ क्वेश्चंस कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स याद दिला जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस कुछ नया सिखला जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के 5 क्वेश्चन से हमें क्या नया सीखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि 0.1 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी 5 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर 10 एम्पियर की धारा प्रदान करती है। बैटरी का ईएमएफ क्या है? 49 वोल्ट, 50.1 वोल्ट, 5 वोल्ट और 51 वोल्ट। ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप सभी को शायद ये पता होगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब बैटरी की सर्किट को हम लोग जोड़े नहीं होते हैं, ओपन सर्किट होता है, तो उस समय बैटरी के टर्मिनल्स के बीच जो विभवांतर होता है उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। होता ये है कि बैटरी में जैसे ही हम लोग सर्किट जोड़ते हैं, तो अगर सर्किट जोड़ने से पहले विभवांतर 5 वोल्ट था, तो सर्किट जोड़ने के बाद कभी भी पूरा 5 वोल्ट वो बैटरी नहीं देती है, थोड़ा सा कम हो जाता है। इस कम होने का कारण बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। जैसे ही आंतरिक प्रतिरोध से होकर के धारा प्रवाहित होती है, वो बैटरी के टर्मिनल के विभवांतर को थोड़ा सा कम कर देती है। अगर बैटरी का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और धारा जो है वो I बह रही है, तो उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो I इंटू स्मॉल r से कम हो जाता है, जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो उसका एक्चुअल वोल्टेज बैटरी देगी सर्किट में जोड़ने के बाद, वो उसके विद्युत वाहक बल यानी E से I इंटू R कम है। अगर E 5 वोल्ट है, करंट 10 एम्पियर है और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो जो आपको वोल्टेज बैटरी से मिलेगा वो होगा 10 इंटू 0.11 होता है और 5 - 1 4 होता है। यानी 5 वोल्ट ईएमएफ की ऐसी बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, उससे अगर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो वो 4 वोल्ट का ही वोल्टेज आपको दे पाएगी ना। इसमें से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखिए, मान लीजिए कि कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ है E, ठीक है। सेल और बैटरी भी आपको पता होना चाहिए। पिक्चर में जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली सेल है। अगर बहुत सारे सेल को आप जोड़ते हैं तब उसको बैटरी कहते हैं। ओके, नाउ ये है R प्रतिरोध जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है वो ओम के नियम से IR होता है। ओम का नियम आप जानते हैं, V = IR। R प्रतिरोध से अगर I धारा बह रही हो तो प्रतिरोध के अक्रॉस IR विभवांतर होता है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि अगर EMF हो और उससे E हो और उससे IR धारा प्रवाहित हो रही हो, तो वोल्टेज जो है IR से कम हो जाता है। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा उसका विद्युत वाहक बल माइनस I इंटू स्मॉल r, जहाँ I धारा है और R स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर? अब देखिए, ये दोनों टर्मिनल और ये दोनों टर्मिनल आपको लग रहा होगा कि समानांतर में है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है वो दोनों ही सेम होगा, यानी कि ये दोनों विभवांतर सेम है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से IR = E माइनस IR हो जाता है और आपको सॉल्व करके मिलता है I = E/R + R। ये फॉर्मूला आप याद रखिए और इसी फॉर्मूले से हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, बहुत आसान है, आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा, I = E/R + R, जहाँ कैपिटल E विद्युत वाहक बल है बैटरी का या फिर सेल का, और कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। और वैल्यू पुट कर दीजिए, ये इधर चला आया और वैल्यू पुट कर दीजिए। करंट 10 है, बाह्य प्रतिरोध 5 है, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 है, तो आप देख रहे होंगे आंसर आ रहा होगा 51 वोल्ट, जो कि है ऑप्शन डी। तो ये 2 फार्मूले हैं जो आप सेल और आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे, है ना। उसके अलावा आपके क्विज़ का 7वां और फिज़िक्स का दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ ताकि आप ठीक से पढ़ पाएँ। जूल के तापन के नियम यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार, ए प्रतिरोध व धारा के
अनुसार चालक की ऊष्मीय शक्ति प्रतिरोध व धारा के वर्ग का समानुपाती होती है, प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती व विभवांतर की समानुपाती होती है। सी, विभव व धारा दोनों की समानुपाती होती है, यानी वोल्टेज और करंट दोनों के समानुपाती होती है। और डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा? नाउ इसमें बहुत से लोग हड़बड़ में मार देंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, फिर भी बहुत लोगों को टेस्ट के टाइम या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो एग्ज़ाम के टाइम आप डाउट में आ जाएंगे कि ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली बोलें ऊष्मीय शक्ति, यानी कि 1 सेकंड में प्रति सेकंड एक चालक कितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसके 3 एक्सप्रेशंस मैंने बताए थे। एक है VI, एक है IR और एक है V²/R, I मीन I²/R। ओके, तो ये हो गया आपका I²R और ये हो गया V/R मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मिस्टेक है कि विभवांतर का वर्ग नहीं है, तो ये कोई ऑप्शन ऐसे भी गलत है क्योंकि विभवांतर का वर्ग होना चाहिए। और ये क्या है? ये है, यहाँ पर भी विभवांतर होना चाहिए, विभव नहीं, VI। तो इसलिए स्टूडेंट हो सकता है कि कंफ्यूज होकर के डी मार दे, लेकिन डी इज़ नॉट द आंसर। यही इस क्वेश्चन का कैच है। जूल का ऊष्मीय तापन का नियम क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है कि जब एक चालक से धारा बह रही होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा की दर है, यानी कि ऊष्मा की शक्ति है, वो धारा के वर्ग का समानुपाती होती है, यानी I² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रतिरोध का भी समानुपाती होती है, यानी R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि है ऑप्शन ए। क्लियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो जब धारा उत्पन्न होती है, धारा बहती है चालक से, तो ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है? देखिए, जब धारा बह रही होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहा होता है, या फिर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक धनावेश जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहा होता है। तो जब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धनावेश जा रहा है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कमी आ रही है। तो स्थितिज ऊर्जा में जो कमी आ रही है वो बदल जाती है गतिज ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा आ जाती है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब आगे चल करके दूसरे कणों से टकराता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का लॉस होता है, और वो गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, और गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के टकराने से फिर ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 45 हर्ट्ज आवृत्ति वाले AC की कोणीय आवृत्ति होगी 180 रेडियन प्रति सेकंड, 90 पाई रेडियन प्रति सेकंड, पाई रेडियन प्रति सेकंड, और आखिरी ऑप्शन π/8 रेडियन प्रति सेकंड। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ याद दिला जाता है या आपको कुछ नया बता जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या जानने को मिलता है? देखिए, ये फॉर्मूला जिससे आप ये क्वेश्चन बनाएंगे सिर्फ AC चैप्टर में ही नहीं बल्कि ये सरल आवर्त गति में भी ये फॉर्मूला होता है। AC क्या है? जब आप साइनसोइडल AC पढ़ते हैं, बहुत तरीके AC होती है, तो उसका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल सरल आवर्त गति की तरह होता है, ठीक है। एक्चुअली जो करंट है वो सरल आवर्त गति करती है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। जिस तरह से एक पेंडुलम हिलता है, उसका विस्थापन बढ़ता है, वापस से जीरो होता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर वापस से जीरो होता है। उसी तरह से करंट भी बढ़ती है, जीरो होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर जीरो होती है, फिर बढ़ती है। इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। तो जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वो है कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। यहाँ से इसका मात्रक भी आप जान लीजिए, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, इज इक्वल टू होता है 2πν, जहाँ न्यू आवृत्ति है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इट इज़ वेरी इजी फॉर्मूला। 2π है और उसमें आवृत्ति कितनी है? 45 हर्ट्ज है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2π, न्यू को क्या लिख सकते हैं? 1/t, न्यू को 1/t लिख सकते हैं, जहाँ t कैपिटल T आवर्तकाल है। 45 है, 45 रखने पर क्या आपको मिल जाएगा? 90 पाई रेडियन प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन बी है। इजी क्वेश्चन। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के 4 स्टेप होते हैं, एक पढ़ना, दूसरा टेस्ट देना, तीसरा टेस्ट में गलती करना, और चौथा उस गलतियों को सुधारना। तो जब आप पढ़ते हैं तो वो पहला स्टेप है, टेस्ट देते हैं तो वो दूसरा स्टेप है, और टेस्ट देंगे तो गलती होगी ही, ठीक है। और जब आप गलती सुधारते हैं तो ये आपका चौथा स्टेप है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं कि देखने में आसान लगे, मगर स्टूडेंट उसमें कुछ कैच होता है जो स्टूडेंट अगर पहली बार उस क्वेश्चन को टैकल कर रहा है तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग समझ जाते हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट को
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस टैकल करेंगे उतना ज़्यादा आपको केले के छिलकों का आइडिया होगा कि कहाँ पर फिसलने की संभावना होती है। क्लियर? तो फिजिक्स का चौथा और आपके टेस्ट का 5वां क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? देखिए, तार के अंदर जैसे ही आप विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलना क्यों शुरू कर देते हैं? क्यों इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देते हैं विभवांतर लगाने से? इसका जवाब यह है कि जैसे ही आप विभवांतर लगाते हैं, जहाँ पर भी विभव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, वहाँ पर डिफरेंस के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से बल कार्य करने लगता है। अगर धनावेश है तो उसमें क्षेत्र की दिशा में, और अगर ऋणावेश है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगने लगता है। इसी बल की वजह से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। समझ गए आप? और ये जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E = विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V और बटे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसको कहीं आप L से लिख सकते हैं, कहीं R लिखा हुआ मिलेगा, कहीं डेल्टा R लिखा हुआ मिलेगा, जो भी लिखें। तो यहाँ जो तार की लंबाई है वही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। विभवांतर कितना है? विभवांतर 220 वोल्ट है और L कितना है? यहाँ पर ये भी थोड़ा सा जान लीजिए कि साइन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा रहता है, लेकिन यहाँ हमें चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो साइन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ वोल्टेज 220 है और लंबाई है 2 मीटर, जो कि आंसर आता है आपका 110। आप जो आंसर है वो वोल्ट प्रति मीटर में भी लिख सकते हैं और न्यूटन प्रति कूलम्ब में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं वोल्ट प्रति मीटर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और ऐसा ही मतलब वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली ये सेशन स्ट्रेस बस्टर होता होगा, क्योंकि आंसर कभी कभार गलत हो जाने से टेंशन हो जाती है कि गलत कैसे हो गया। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये आज के टेस्ट में फिज़िक्स का आखिरी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो हम लोग सीखेंगे कि अगर वॉटेज पता हो कि जो उपकरण हम लोग फ्रिज हो, आयरन हो, जो भी हो यूज़ कर रहे हो, तो उसका वॉटेज यानी उसकी शक्ति क्या है वो हम लोग को पता हो, तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम लोग कितना यूज़ करेंगे तो कितना बिल आएगा। क्लियर? क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। 1000 वाट के रेफ्रिजरेटर को प्रतिदिन 2 घंटे चलाने पर 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 महीने का बिल कितना आएगा? देखिए, ये शक्ति है और जो आप बिल देते हैं वो ऊर्जा का देते हैं। ठीक है? तो ऊर्जा मैं लिख देता हूँ, शक्ति इज इक्वल टू होता है ऊर्जा बटे समय। तो ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा? ऊर्जा इज इक्वल टू होगा पावर इनटू टाइम। यहाँ पे जो यूनिट है ना, प्रति यूनिट, ये किस चीज़ का यूनिट है? ये ऊर्जा का यूनिट होता है। बट क्या ऐसा यूनिट है? नहीं, इस यूनिट का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT यूनिट, जिसको क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर KWH आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसको BOT यूनिट कहते हैं और इसका मान जूल में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 यूनिट यानी कि किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो शक्ति है वो आपको वाट में दी हुई है, आपको उसको किलोवाट में चेंज कर देना है और समय को रखना है आवर में, घंटों में। तो सारा काम तो मुंह पे ही सॉल्व हो गया। शक्ति किलोवाट में है और समय घंटे में है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर में ही आएगा। काम खत्म। वॉटेज है 1000 वाट। 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, यानी वाट को किलोवाट में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए। मान लीजिए 5000 वाट होता तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते। यहाँ पर 1000 है, मतलब 1 किलोवाट। घंटों की संख्या क्या है? अब आप रोज़ 2 घंटा यूज़ कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं? 1 महीने तक कर रहे हैं। 1 महीने में 30 दिन, तो इस हिसाब से टोटल कितने घंटे हुए? 1 दिन में 2 घंटे, 30 दिन में 60 घंटे। बस सब कुछ मिल गया आपको। टोटल कितनी एनर्जी हम लोग यूज़ करेंगे? तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर है 1 किलोवाट और समय है 60 घंटे।
60 घंटे, एक दिन में 2 घंटा, 3 दिन में 60 घंटे, मल्टीप्लाई करके आया 60 किलोवाट आवर, या इसको ही आप 60 यूनिट बोल सकते हैं। तो आपको एनर्जी मिल गई कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम किया। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रॉन्स भी बिजली विभाग को देते हैं और बिल भी भरना पड़ता है। तो एक्चुअली आपसे इलेक्ट्रॉन का बिल नहीं लिया जाता है, आपसे बिल लिया जाता है विद्युत ऊर्जा का। वहाँ पे उत्पादन किस चीज़ का हो रहा है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। रेट क्या है? 5 रुपया प्रति यूनिट। एक यूनिट का 5 रुपया, तो 60 यूनिट का कितना? 60 इंटू 5। अब ये तो सबको पता है, 300 रुपीज़। तो आपको 300 रुपया 1000 वाट के फ्रिज को रोज़ 2 घंटा चलाने के लिए 1 महीने पर देना पड़ेगा। चलिए, तो हो गए आपके सारे सवालों के जवाब। तो जाते जाते मैं अपने तरफ से भी एक सवाल और पूछ लेता हूँ। देखिए, मेरे हाथ में है एक चार्जर, ठीक है। इस चार्जर का आउटपुट लिखा हुआ है 5 वोल्ट विभवांतर पर, ये 1 एम्पियर का आउटपुट देता है। जब आप इसको फ़ोन में लगाते हैं तो ये 5 वोल्ट पर 1 एम्पियर का आउटपुट देता है। तो आपको बताना है कि इसकी शक्ति क्या है, इसका कितना पावर ये आउटपुट देता है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।